दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बाज़ार में तेज़ी का माहौल है और बैंकिंग सेक्टर में भी तेज़ी है। तो उसके पीछे वजह क्या है? वैसे तो यस बैंक ने काफ़ी बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। जो आवश्यकता थी यस बैंक की कि किसी बड़े इन्वेस्टर का सपोर्ट मिले, वो मिल चुका है। और जापानी बैंक अब इसमें सबसे बड़ी शेयरधारक बन चुकी है। काफ़ी समय के बाद बहुत सारे फैसले रणनीतिक लेने के बाद ये डिसीजन लिया गया है। अभी यस बैंक की जो बागडोर है, आप देख सकते हो कि एक बड़े निवेशक के हाथ में, जिनके पास बहुत सारा अनुभव है। और एसबीआई का सहयोग अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि एसबीआई यहाँ से एग्जिट नहीं हो रही है। एसबीआई की 10% की हिस्सेदारी रहेगी। इसके अलावा एफडीआई के माध्यम से भी काफ़ी बड़ा निवेश आया हुआ है और एलआईसी यहाँ पे बनी हुई है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो फैसला लिया गया सरकार का, इस फैसले के बाद क्या यस बैंक में अब प्रॉब्लम कम हो जाएगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो अभी बाज़ार क्लोज होने में 15 मिनट बाकी है। इस समय 82,188 के स्तर पर है, जहाँ पे 467 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.57% अपर है बीएसई सेंसेक्स। अब गौर करने वाली बात है, आज बाज़ार की शुरुआत भी 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी और आप देख सकते हो वहाँ से बाज़ार ने बेहतर प्रदर्शन किया। वैसे इंट्राडे में 82,500 का स्तर फिर से देखा बाज़ार ने, लेकिन अब उससे थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे वजह ये भी है कि इस समय जो दायरा बन रहा है बाज़ार का, वो 82,500 से लेकर 80,000 के आसपास ही है। जैसे बाज़ार ऊपर की तरफ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि काफ़ी कम समय ज़बरदस्त तेज़ी भी बनी है। 73,000 के आसपास जो सेंसेक्स था वो 82,000 को पार किया है। तो कुछ समय के लिए आपको ये थोड़ा सा दौर कंसोलिडेशन का दिखाई देगा और फिर एक शानदार तेज़ी की शुरुआत हो जाएगी और 86,000 का जो इसका ऑल टाइम है उसको तोड़ के नई हाई बन सकती है। अब निफ्टी बैंक की बात कर ले तो 55,580 के स्तर पर है, जहाँ पे 182 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.33% की तेज़ी है निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात कर ले तो इस समय 27,661 के स्तर पर है, जहाँ पे 39 पॉइंट की तेज़ी, यानी 0.14% की तेज़ी है। तो निफ्टी बैंक में तेज़ी ज़्यादा है और प्राइवेट बैंक में हल्की सी कम है, कोई खास तेज़ी नहीं है। और इसी वजह से भी देखो तो यस बैंक का स्टॉक भी थोड़ा सा दबाव में आ गया, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर उतना खास कर नहीं कर रहा है। तो यस बैंक इस समय 21 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.71% की गिरावट है। वैसे शुरुआत हल्की सी पॉजिटिव हुई थी और तेज़ी बनने की कोशिश हुई, लेकिन अब देखें स्थिति दबाव की है और दिन के लो के ऊपर ही है। 21 का लो टूटेगा तो फिर यहाँ पे गिरावट की संभावना बन सकती है, क्योंकि अभी आप देखिए तो 21.5 रुपये तो इसकी फेयर वैल्यू हो चुकी है, जिस प्राइस में डील हुई है सुमितोमो मित्सुमी बैंक और एसबीआई और दूसरी बैंकों के बीच में, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हावी दिखाई दे रही है। अब यस बैंक के फ्यूचर प्लान की बात तो कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले कर चुकी है। कंपनी यहाँ पे नई 100 ब्रांच शुरू करेगी फाइनेंशियल 2026 में, क्योंकि यस बैंक चाहते हैं कि हर शहर के हर कस्बे में, गांव में उनका कामकाज हो, उनकी ब्रांच हो। तो बिजनेस बढ़ाने की लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो 100 नई ब्रांचें खुल जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले इसमें बिजनेस को और बढ़ाने की तैयारी है। ऑलरेडी कंपनी डिजिटल ट्रांजैक्शन में दूसरी बैंकों को पछाड़ चुकी है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे है। तो इसी के लिए और आने वाले समय कस्टमर बेस बढ़ाने की तैयारी है। डिजिटल बैंकिंग में आगे भले हो, लेकिन फिजिकल रूप से भी यस बैंक अब आगे निकलना चाहती है और इसीलिए ये नई 100 ब्रांच खोली जा रही है। और इसके अलावा यस बैंक अपना देख सकते हो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इम्प्रूव करना चाहती है। आने वाले 2 सालों में 3 से लेकर 3.5% के आसपास रखना चाहती है। तो बिल्कुल प्लान काफ़ी बड़ा है और इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक की सेहत में सुधार होगा। वैसे यस बैंक लगातार अच्छे रिजल्ट देके प्रॉफिट में भी आ चुकी है और वो आपको इस रिजल्ट के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम मार्च 2025 के रिजल्ट को अगर कंपेयर करें दिसंबर के रिजल्ट से, तो देख सकते हो कि इस बार जो टोटल इनकम 9,437.85 करोड़ के आसपास रही है, जो दिसंबर क्वार्टर में 9,416.05 करोड़ के आसपास थी। तो टोटल इनकम बढ़ी है, भले ही वो कम हो लेकिन इजाफा हुआ है।
टीआई ग्रोथ की बात करें तो 0.23% अप था, जो दिसंबर में 2.07% अप था। प्रोविज़न की बात करें तो 317.79 करोड़ के आसपास रहा है मार्च 2025 में। दिसंबर में ये 258.84 करोड़ के आसपास था, तो प्रोविज़न बढ़ा है दिसंबर के मुकाबले मार्च में। प्रोविज़न की बात करें इसको परसेंटेज में तो 22.77% अप रहा है मार्च में, जो दिसंबर में 12.93% डाउन था। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2025 में 744.53 करोड़ का बताया, जो दिसंबर में 619.38 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। पीएटी ग्रोथ की बात करें तो 20.21% अप था मार्च 2025 में, जो दिसंबर में अगर आप देखें तो 9.32% अप था। तो प्रॉफिट ग्रोथ में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। क्रॉस एनपीए अगर देखें तो 1.60 रहा है मार्च 2025 में, तो दिसंबर में 1.60 के आसपास ही था, अनचेंज था। लेकिन नेट एनपीए की बात करें तो देखिए 0.50% के आसपास आ गया दिसंबर में, जो मार्च में 0.30% के आसपास मार्च तक आ गया, जो दिसंबर में 0.50 था। तो नेट एनपीए में काफ़ी कमी आई और ज़बरदस्त कम हुआ है। ये इशारा है कि जल्द ही बैंक का एनपीए सारा कम हो सकता है। और अब वैसे भी जो अभी लोन बांटे जा रहे हो, जो सुरक्षित लोन ऐसे ही बांटे जा रहे हो, रिस्क वाला धंधा नहीं किया जा रहा था। कॉर्पोरेट लोन अभी समय अवॉइड किए जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें इस बार 7.89% रहा है, जो दिसंबर में 6.5% था। बेसिक ईपीएस इस बार 0.24 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो दिसंबर में 0.20 रुपीज़ के आसपास है। कुल मिला के दिसंबर के मुकाबले मार्च ने बेहतर किया है और हर क्वार्टर में लगातार बेहतर हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनियों से तुलना करें तो यहाँ पे सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की बात कर ले तो इसका पीबी 2.98 है, इसका पी रेशियो 22.04 है और ईपीएस 87.94 का है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो पीबी 3.64 का है और पी रेशियो 22.04 है, इसका ईपीएस 66.19 है। अब कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो पीबी 3.55 का है और पी रेशियो कोटक का 25.25 का है और ईपीएस 82.74 के आसपास है। एक्सिस बैंक की बात कर ले तो 2.11 का पीबी रेशियो है और पी रेशियो 14.29 है, ईपीएस 85.08 रुपीज़ है। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो पीबी रेशियो 2 का है, पी रेशियो 13.22 का है और ईपीएस 6.99 है। यस बैंक 1.38 का पीबी रेशियो है, 27.37 का पी रेशियो है और ईपीएस 0.77 का, जो कम है। इंडसइंड बैंक 0.97 का पीबी रेशियो है और पी रेशियो 23.58 का है, ईपीएस 33.92 का है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें 3.02 का पीबी रेशियो आपको देखने को मिलेगा और 24.64 का पी रेशियो है, ईपीएस इसका 28.27 का है। फेडरल बैंक 1.49 का पीबी रेशियो है, पी रेशियो उसका 12.25 का है और ईपीएस 16.50 है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 1.29 का आपको पीबी दिखाई देगा, इसका पी रेशियो 31.99 का है और ईपीएस इसका 2.08 है। तो इस लिस्ट में अगर आप देखें तो आपको ईपीएस के हिसाब से सस्ता शेयर देखना है तो आईडीबीआई बैंक दिखाई देगा और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसका पी रेशियो हाई है तो उसमें आपको यस बैंक ही दिखाई देगा, जो फिलहाल सबसे ज़्यादा पी रेशियो हाई है। पर उसके समकक्षी अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक भी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस समय स्थिति ठीक है और दूसरी जो प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले प्रदर्शन इसका भी बेहतर है, जो आने वाले समय इशारा कर रहा है कि यस बैंक बेहतर कर सकता है। ऐसे में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे इस समय एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी यस बैंक में कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन काफ़ी शानदार है यस बैंक का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।